हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट 2023 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला के साथ आए हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करेंगे सीडीपी के, जो हमारे प्रीवियस ईयर ऑनलाइन शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए, वे लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता। ठीक है, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। आप देखिए, पहला आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, पहला है फ्रेंड्स आपका कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। ठीक है, और दूसरा है फ्रेंड्स आपका कि विकास सभी बालकों में एक समान दर्श होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विकास है वो सभी बालकों में एक समान दर्श नहीं होता है। ठीक है, और जो देखिए आपका अगला ऑप्शन है कि केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए फ्रेंड्स, जो विकास होता है उसको आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। ठीक है, और आपका लास्ट ऑप्शन है कि एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि एक क्षेत्र में देखिए जो विकास होता है वो दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपका देखिए जो मस्तिष्क नमनीयता का संप्रत्यय है, ठीक है, उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1। बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। ओके फ्रेंड्स, आइए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत। ठीक है, पहला ऑप्शन है का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यहाँ पर क्या दिया है, आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्रभाव होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। तीसरा है कभी पारस्परिकता नहीं करते और ना ही विकास को प्रभावित करते। ये आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड। पारस्परिकता भी करते हैं और विकास को ये प्रभावित भी करते हैं। कौन? आनुवंशिकता और हमारे वातावरणीय परिवेश। ठीक है, चौथा है आपका विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये अपना जो पूरा प्रभाव होता है आनुवंशिकता और वातावरण का, ये विकास पर पूरी तरीके से प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ खाली स्थान से पाता है। विद्यालय, मीडिया, माता-पिता, अखबारों। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, जो एक बालक होता है वो अपना प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ किससे सीखता है? अपने माता-पिता से। ठीक है, देखिए उसका जो सामाजिकरण की प्रथम भूमिका होती है उसके परिवार से ही होती है। ठीक है, सबसे पहले वो अपने माता-पिता से ही जो भी सीखता है वो सीखता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इनके जो संज्ञानात्मक विकास है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इनमें से देखिए पूछा गया है कि निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। पहला है ऑप्शन आपका संवेदी गत्यात्मक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, और आगे देखिए फ्रेंड्स है तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर फ्रेंड देखिए जो जो बच्चे होते हैं वो वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन से अवस्था में होते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, उनकी वर्ष उस टाइम कितनी होती है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक। उसी अवस्था में ये जो वस्तु होते हैं, ठीक है, उनके लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में विज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको पहले ही बताया है कि जहां पर आपके जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में विज्ञान से संबंधित कोई भी आपका टॉपिक आता है, ठीक है, वहां पर आप तुरंत स्कीमा लगाइएगा। ठीक है, ये देखिए आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो पियाजे के अनुसार होता है, मस्तिष्क की विभिन्न संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें स्कीमा कहा जाता है। और जो ये स्कीमा होता है वो अनुभव के अनुकूल यानी कि अनुभव को अनुकूलन में मदद करती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्नर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, जो समीपस्थ विकास का सिद्धांत है फ्रेंड्स, या फिर क्षेत्र इसको कहिए, ये जेडपीडी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये किसने दिया है, ये आपके लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है कि चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए, ठीक है, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से खाली स्थान की महत्वता पर जोर देते हैं। संस्कृति, परिपक्वता, नकारात्मक प्रतिपुष्टि, पुनर्बनल। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो आपके कौन है यहाँ पर पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो उन्होंने हमको आपको पहले ही बताए हैं कि वो अपने कौन सा सिद्धांत दिए हैं, सामाजिक सांस्कृतिक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर संस्कृति है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है हमारा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों को एक क्रम सुझाया था। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास के जो चरण हैं उसको एक क्रम में सुझाया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका बीएफ स्किनर, दूसरा हार्वर्ड गार्डनर, तीसरा है आपका लॉरेंस रहेगा, बट यहाँ पे लॉरेंस देखिए लिखा है। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग, चौथा है आपका लेवाइगोत्स्की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नैतिक तर्कड़ा के लिए या फिर तार्किकता के लिए एक वर्णन में जो विकास के चरणों को सुझाया गया है, उसका उसने कौन सुझाया है। ठीक है, तो वो देखिए फ्रेंड्स आपके लॉरेंस कोहलबर्ग जी हैं। ठीक है, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन भी किया था। जिसे देखिए फ्रेंड, जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इनके 3 स्तर थे। ठीक है, 3 स्तर थे और तीनों स्तरों को 6 चरणों में विभाजित किया गया था। यानी कि एक चरण को 2 में, फिर दूसरे को फिर 2 में, और तीसरे को फिर 2 में। ठीक है, तो आपके 6 चरण हो गए और 3 आपके स्टेज यानी कि स्तर हो गए। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन अभिकथन और तर्क वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कथन है कि एक अध्यापक को, ठीक है, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपसे फ्रेंड्स क्या पूछा गया है कि जो एक अध्यापक है वो कक्षा में कई प्रकार की अध्ययन सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए, ये आपका तो करेक्ट हो गया। और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये देखिए फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, आइए इसका तर्क भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। ए आपका जो अभिकथन था वो तो सही था। तर्क देखिए, एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं, ये अभी आपका देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही कथन है यहाँ पर, कि जब एक अच्छा माहौल आप विद्यार्थी को देंगे तो वहां में ज्ञान निर्माण करने में वो सक्षम होते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आपका कथन भी सही था और तर्क भी। और देखिए जो आपका तर्क है वो कथन से ही संबंधित है, यानी कि जो तर्क आपका आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन 1 नंबर 1 सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू, ठीक है, परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है। पहला है पक्षपाती मानदंड, दूसरा है गुणात्मक आकलन का प्रयोग, तीसरा है सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, चौथा है बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को
शामिल करना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका बुद्धि लब्धि होता है आईक्यू, ठीक है, उनकी परीक्षणों को आलोचना करने का आधार क्या होता है? तो वहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब उसकी आलोचना की जाती है तो वहाँ उसका आधार होता है पक्षपाती मानदंड। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधक है, चिंतन को सुसाधित करती है, चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, चौथा है चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या करती है भाषा? चिंतन को सुसाधित करती है, ठीक है, बाधक नहीं करती है, न तो इसमें भूमिका नहीं निभाती, ये भी आपका गलत होगा, ये भी आपका गलत होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन है कि वैकल्पिक विषयों के चुनाव में, ठीक है, वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? यानी कि आपका वैकल्पिक विषय है तो लड़कियों के लिए गृह विज्ञान कर दिया गया है, और जो हमारे लड़के हैं उनको उनके लिए शारीरिक शिक्षा का विषय सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका जेंडर रूढ़िवादिता, दूसरा है समावेशी उपागम, और देखिए यहाँ पर आपका तीसरा है जेंडर समानता, चौथा है आपका खोजी उपागम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जेंडर समानता का हो जाएगा, और सॉरी सॉरी जेंडर रूढ़िवादिता का होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सॉरी हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता का होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो लैंगिक रूढ़िवादिता होती है वो लड़कियों के अध्ययन और कैरियर विकल्पों को प्रभावित करती है। ठीक है, उसी के परिणाम स्वरूप विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, ठीक है, इनमें जो स्टीम होती है कि क्षेत्र में कम महिलाएं, और शिक्षण, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यबल में कम पुरुष होते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है। ठीक है, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या है? समस्या है, संसाधन है, रुकावट है कि बाधा है? अब कक्षा में विविधता के बारे में बताना है आपको कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या होती है विविधता के वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो एक साधन है। ठीक है, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में संसाधन है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2, संसाधन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों में से कौन सा ऐसा मूल्यांकन है जो विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। तो पहला देखिए फ्रेंड्स आपका क्या है, सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, दूसरा है सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन, चौथा है आपका मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो यहाँ पर देखिए आपका फ्रेंड सबसे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा कि विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन। देखिए फ्रेंड, जो स्व मूल्यांकन होता है, खुद से खुद का मूल्यांकन करना, ये सबसे शक्तिशाली तंत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अभिकथन और तर्क वाले। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभिकथन में क्या है आपका, किसी नए संप्रत्यय को, ठीक है, किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये देखिए आपका फ्रेंड्स, जो आपका कथन है ये बिल्कुल सही है कि कोई भी आपका संप्रत्यय होता है, ठीक है, उसको सीखने के समय जो आपकी अध्यापिका होती है उसके द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछा जाता है, ठीक है, और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, और लेकिन देखिए आपका यहाँ पर तर्क है, देखिए क्या कहता है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड, जो आपका समालोचनात्मक चिंतन होता है वो विकास में बाधा नहीं उत्पन्न करता। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो
आपका कथन हो गया ये सही हो गया, और जो आर आपका तर्क है ये गलत है। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर दिया है ए और आर दोनों सही है। पहले तो ये कट हो जाएगा, आर तो सही है नहीं। बी है आपका ऑप्शन दूसरा कि ए और आर दोनों सही है, यहाँ पे भी सही नहीं है। सी है आपका तीसरा ऑप्शन कि ए सही है लेकिन आर गलत। देखिए फ्रेंड्स यही आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए सही है और आर आपका गलत है। तो 15 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है। ठीक है, जो लोग वंचित समूहों से होते हैं, ठीक है, उन विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा होती है। इन चारों में से फ्रेंड्स बताना है आपको कि वंचित समूहों से संबंधित जो विद्यार्थियों के लिए सफल समायोजन हेतु होता है उसमें कौन सी युक्ति बाधा बनती है। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन फ्रेंड्स आपका, देखिए यहाँ पर संस्कृति और धार्मिक विविधता का समारोह। दूसरा है उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोत की अभिस्वीकृति। तीसरा है विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना। चौथा है आपका एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका थर्ड है कि विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना। ठीक है, आइए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का आपका ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले। ठीक है, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले। पहला ऑप्शन है सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। ये तो ऐसा नहीं हो सकता है फ्रेंड्स कि जैसे देखिए जो भी सभी विद्यार्थी होते हैं या फिर कोई भी होता है, ठीक है, या फिर विकास की प्रक्रिया में आप कह दीजिए या फिर शैक्षिक मानसिक संवेगात्मक, ठीक है, सारी विशेषताएं जो होती है वो बालकों में एक समान नहीं होती है। ठीक है, दूसरा है आपका विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं। चौथा है विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौती में अलग अलग हो सकते हैं। सबसे करेक्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स आपका क्या है, इसका 17 का फोर्थ, विद्यार्थी अपने शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि, ठीक है, कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि पहला ऑप्शन है कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो। ठीक है, ये तो भाई ठीक है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण जो है वो मौजूद होने चाहिए। और दूसरा है आपका इन विद्यार्थियों का पृथक्करण किया जाए। देखिए फ्रेंड्स अगर आप विद्यार्थियों को पृथक्करण कर देंगे तो उनमें हीन भावना आने लगती है। ठीक है, तीसरा है आपका बोर्ड से काफी दूर उनकी सीट स्थित कर देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, अगर देखिए जो बच्चे कम दृष्टि वाले से जूझ रहे हैं यानी कि उनको देखने में थोड़ी समस्या है तो उनको और आगे बैठाइए बोर्ड के पास, ठीक है, ना कि उनको दूर। तीसरा है आपका केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पढ़ाया जाए। ये भी गलत है फ्रेंड्स, अगर वो देखने में कम सामर्थ्य है उनकी, ठीक है, वो जूझ रहे हैं विद्यार्थी कम दृष्टि से, तो उनको बोलकर भी ज्यादातर बताया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सबसे आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट है कि कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण या फिर सामग्री मौजूद हो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार एडीएचडी, ठीक है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार एडीएचडी से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। इसमें से बताना है कि एडीएचडी के बारे में कि जो जूझ रहे हैं विद्यार्थी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से, ठीक है, तो उसके बारे में क्या सही है। वे आवेगशील के निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। दूसरा है वे काफी देर तक निर्धारित सीट पर बैठे रहते हैं। तीसरा है उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है। चौथा है आपका कि वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या है कि वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप को या फिर स्वरूप दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडीएचडी को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इससे पीड़ित छात्रों में आवेगशीलता का लगातार पैटर्न होने की संभावना होती है। ओके फ्रेंड्स,
इसमें देखिए जो आवेगी विकार होते हैं, ठीक है? वो बच्चे जो होते हैं अनुचित परिस्थितियों में दौड़ने, कूदने या चढ़ने के रूप में बेचैनी प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है? और देखिए इसी से संबंधित जो एडीएचडी से ग्रसित बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो अपनी ऊर्जा होती है उसको छोड़ने का आग्रह विरोध करने के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है? और यहाँ तक कि ये माना जाता है फ्रेंड्स कि ये जो अपने स्वयं के बेहतर फैसले के खिलाफ भी होते हैं, ठीक है? तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है? देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है, ठीक है? यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को, ठीक है, पूरा करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो पहला आपका हो जाएगा जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना। दूसरा है आपका बहुत आसान और सरल सवाल पूछना, ये नहीं होगा आपका, ठीक है? और जानकारी समझना अतिरिक्त समय भी नहीं होगा। तीसरा स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, उनसे सफलता की निम्न उम्मीद रखना। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो स्वचयनित है, खुद से चयन करना, ये देखिए फ्रेंड्स सबसे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? स्वचयनित, तो आपका 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए पहला ऑप्शन है किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत होती है, ठीक है? यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि आप बांसुरी बजाना, ठीक है, बांसुरी हो गया, शतरंज खेलना हो गया, तो ये आपका क्या है? पहला है किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन या अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा है बाह्य निर्देशन की ज़रूरत होती है लेकिन किसी तरह की अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती है। चौथा है किसी भी स्रोत को किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका पहला है, ठीक है? यही देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन है कि जो गैर जन्मजात अधिगम जैसे बांसुरी बजाना हो गया, शतरंज खेलना हो गया, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स किसी तरह के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की ज़रूरत होती है, ठीक है? तभी वो ऐसा कर सकते हैं। बांसुरी बजाना भी एक कला होता है, शतरंज खेलना भी, ठीक है? हर किसी को हर चीज़ नहीं आता है, तो उनके लिए जो आपकी अभिप्रेरणा है, निर्देशन है, ये बहुत आवश्यक हो जाते हैं। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं, ठीक है? यहाँ पर पूछा गया है कि जो विद्यार्थी हैं वो सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं? केवल पाठ्य पुस्तकों से, केवल अध्यापक द्वारा कहे शब्दों को दोहराकर, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा, चौथा है आपका निष्क्रिय नकल द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? थर्ड, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा। हमने आपको पहले ही बताया फ्रेंड जहां पर केवल आ गया वो तो आपका पहला ही नेगेटिव है। निष्क्रिय भी ये देखिए आपका नेगेटिव पॉइंट है। अगर यहीं आपका सक्रिय होता, ये नकल ना होता, कुछ और होता, ठीक है, तो वो आपका सही हो जाता। बट आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? थर्ड, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रबल रूप से खाली स्थान शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के खाली स्थान में सहायक है, ठीक है? अब क्या है? बाल केंद्रित सर्जन, दूसरा है अध्यापक केंद्रित सर्जन, तीसरा है बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन, चौथा है अध्यापक केंद्रित भंजन। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि प्रबल रूप से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक है, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, बाल केंद्रित और सर्जन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है? देखिए यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है, ठीक है? यहाँ पर आपको बताना है कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है। अब आइए आपको देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन क्या है? विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना, तो ये तो अच्छी बात होती है, ठीक है? दूसरा है विद्यार्थियों की रुचि आधारित कार्य देना, ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि जिसमें विद्यार्थी को रुचि है आप उसी से आधारित काम दीजिए, तो उसके अधिगम में बाधक कहाँ से होगा? तीसरा है ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। चौथा है ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे।
ये भी आपका सही है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जैसे जो संलग्नता में बाधक बन जाता है, तो ये देखिए आपका फ्रेंड्स करेक्ट आपका यही होगा। ठीक है, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, छात्र जुड़वा होते हैं। ठीक है, ध्यान, जिज्ञासा, रुचि, ठीक है, आशावाद और जुनून की डिग्री को संदर्भित करता है, जो छात्र सीखते या सिखाए जाने पर दिखाते हैं। ठीक है, जो उनकी शिक्षा में सीखने और प्रगति करने के लिए प्रेरणा के स्तर तक फैलता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे सही ऑप्शन थर्ड है। यहाँ पर यही बाधक होता है संलग्नता में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, तो अधिगम फ्रेंड्स देखिए अर्थपूर्ण और संदर्भित, असंदर्भित और अर्थहीन, अर्थपूर्ण और असंदर्भित, चौथा संदर्भित और अर्थहीन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है यही है, अर्थपूर्ण और संदर्भित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा है कि हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेर बदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण डैश होता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका। कि ठीक है, कि जो आपका समस्या समाधान है उस प्रक्रिया में अक्सर हम जैसे जो चरण होते हैं उसको हम फेर बदल करते हैं, फिर भी जैसे देखिए हमारे जो औसत रूप में समस्या समाधान की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए जो समस्या समाधान का पहला चरण होता है वो क्या होता है, उपयुक्त हल ढूंढना, दूसरा है आपका समस्या का प्रस्तुतिकरण, तीसरा है समस्या की पहचान, चौथा अपनाए गए समाधान का मूल्यांकन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा समस्या की पहचान करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो दिया है, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला करण होता है समस्या समाधान का पहचान। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि औपचारिक शिक्षा में, ठीक है, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागन करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को, ठीक है, देखिए जो आपको औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व, ठीक है, बच्चे के आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागमन करते हैं, ठीक है, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं उससे, अपने आस पड़ोस की जो वस्तुएं और घटनाएं होते हैं। ठीक है, तो जो एक अध्यापिका है, ठीक है, जो एक अध्यापिका है उनको किस तरह की समझ को, पहला है पूरी तरह नकार देना चाहिए, दूसरा है मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए, तीसरा है उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए, चौथा है अधिगम के लिए दोषपूर्ण और महत्वहीन समझना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन है कि औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पहले ही बच्चे अपने दैनिक जीवन में मिलने वाली वस्तुओं और घटनाओं सहित अपने परिवेश के बारे में काफी समृद्ध और समझ विकसित कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए फ्रेंड्स आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन फिर से आपका अभिकथन और तर्क वाले हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके सभी सेट में ये 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीपी में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आपका अभिकथन क्या है। देखिए यहाँ पर है कि विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। ये तो आपका बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, कि जो आपके विद्यालय हैं आपके अधिगम को संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर दे, ये आपका पहले ही गलत हो गया। तर्क है यहाँ पर कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। संवेग और संज्ञान दोनों ही एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ही गलत है, तो आपका पहला ए आर दोनों सही है, तो ये पहला ही गलत हो गया, दूसरा भी दोनों सही है तो ये भी गलत हो गया, तीसरा ए सही है और लेकिन आर गलत है, ये भी गलत हो गया। सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 4 इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को खाली स्थान के लिए प्रेरित करना होता है। ठीक है, शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो विद्यार्थियों को, पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, कंठस्थ स्मरण, स्वतंत्र चिंतन,
निष्क्रिय पुनरुत्पादन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका देखिए फ्रेंड जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, प्रतिस्पर्धा तो होगा नहीं, हर चीज में आपको देखिए जो विद्यार्थियों के लिए उद्देश्य हैं उसमें कंपटीशन नहीं होता है, कंठस्थ करना तो होगा नहीं, रट्टाफिकेशन मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका निष्क्रिय है, ये भी आपका निगेटिव है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वतंत्र चिंतन। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कि अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, अधिगम को किस प्रकार से सुसाधित किया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स की योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, दूसरा है कार्य के उद्देश्य का विद्यार्थियों से साझा ना करके, तीसरा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, चौथा है आपका चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका देखिए इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि जो अधिगम को सुसाधित करता है वो क्या होता है, चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके। ठीक है, अधिगम को सुसाधित किया जाता है चिंतन और प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके। तो देखिए फ्रेंड्स आपके हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए, हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, आप लोग सभी लोग हमारे चैनल पर इसी प्रकार से कंटिन्यू बने रहिए, हम आप लोगों को डेली सीटेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं, और आप लोग देखिए डेली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, आप लोग के आई होप स्कोप जो आपका स्कोर होगा वो 120 के प्लस ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में हिंदी के। थैंक यू।